Welcome friends. Let's proceed with our topic elasticity of demand. थोड़ा रिकॉल करते हैं, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में इसका मीनिंग पढ़ा था, वो भी एक बार ले लेते हैं. Elasticity of demand means the responsiveness of quantity demanded to a change in price or income or any variable which affects demand. या सिंपल वर्ड्स में बोलें तो बेटा, अगर प्राइस इलास्टिसिटी की डिमांड की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. हमने इसको तीन मेथड से पढ़ लिया है. परसेंटेज चेंज मेथड, जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं, फ्लक्स मेथड भी कहते हैं. फिर हमने इसको आर्क इलास्टिसिटी से पढ़ा और फाइनली हमने इसको एक बहुत इजी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से पढ़ा, जहाँ फॉर्मूला भी नहीं था, उसको ग्राफ से भी पढ़ा हमने. आज हम लेंगे फोर्थ मेथड कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी. इसको हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं. इसको हम डिफरेंशिएशन, जो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं. और हमारे सीए फाउंडेशन में दोनों अप्रोच है बेटा, ठीक है. तो लेट्स स्टडी इट. द टॉपिक इज, दिस इज द फोर्थ मेथड, सो आई हैव रिटन फॉर पॉइंट elasticity. Here we can find elasticity at a point on a demand curve. Now that demand curve should be a straight line. It's a very easy method. Here we plot price and here we plot quantity demanded. Let this be a demand curve. Let us name the curve AF. So AF is a straight line demand curve which touches the y-axis at the point A and which touches the x-axis at the point F. इसको आपको टच करना पड़ेगा बेटा, दोनों एक्सिस को. Now this is the demand curve. I repeat, AF is a demand curve. So how to calculate elasticity at different points? So it's very easy. The formula is E is equal to lower segment of demand curve upon upper segment of demand curve. DC का मतलब है demand curve. Now to understand, let us take a point, say here. Let it give a name, say B. We want to find the elasticity at the point B. So elasticity at point B would be lower segment upon upper segment. B से lower segment है BF और B से ऊपर वाला segment है BA. Okay? तो दिस इज हाउ वी रीच टू द वैल्यू ऑफ elasticity. अब आप कहेंगे सर इससे तो कोई नंबर ही नहीं आया. तो टू हैव एन आइडिया, लेट दिस बी अ लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर्स. ये जो AF है ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है और ये आपका AB 2 सेंटीमीटर है, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया से 8 सेंटीमीटर. तो ऐसे ही टू अंडरस्टैंड, लेट BF बी ऑफ 8 सेंटीमीटर लेंथ. B ये उससे छोटा है, लेट इट बी ऑफ 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यू गेट द वैल्यू 4. अब आपको फील होगा कि इलास्टिसिटी तो हर जगह एक से बड़ी आ रही है, तो ऐसा नहीं है बेटा. इट डिपेंड्स वेयर द पॉइंट इज लोकेटेड. पहले आप इसको कॉपी करें, फिर आई विल टेक वन मोर पॉइंट, देन वन मोर पॉइंट एंड कुछ और डिस्कस करेंगे आप. Okay, so if that point is, say, here, so now we have to find elasticity at point C. So lower segment is CF and the upper segment is CA. Let it be 1 centimeter, let it be 9 centimeter. 1 upon 9.909. Okay. So here the elasticity is less than 1. Okay. इस चीज को ऑब्जर्व भी करना कि पॉइंट अगर
ऊपर की ओर है तो मोर इलास्टिक होता है और नीचे की ओर है तो लेस इलास्टिक होता है. नाउ वी टेक अ पॉइंट एग्जैक्टली इन द मिडल, से D. तो इलास्टिसिटी एट D would be dF upon dA. अब आप गेस करें, मैंने बोला था AF 10 सेंटीमीटर की लाइन है और D मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 5 upon 5, दैट इज यानी एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो फ्रेंड्स, ये एक ग्राफिकल मेथड है. यहां हम ग्राफ पे डिमांड कर्व पे कोई भी एक पॉइंट लेते हैं एंड हम उस पे क्या इलास्टिसिटी उस पॉइंट पे उसका अंदाजा लगा सकते हैं. Let this be the midpoint, let the midpoint be C, let there be any point B, जो ये भी हो सकता है, ये भी. Let there be any point D, जो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी. C is the midpoint. B is any point above the midpoint. D is any point below the midpoint. एक बार वापस देखें, A is a point on the y-axis. B is any point above the midpoint. C is the midpoint. D is any point below the midpoint and F is a point on the x-axis. So what we can comment about all the values? हम यहाँ कहेंगे A infinity है, A पर E की वैल्यू infinity, B पर E is greater than 1, C पर E is equal to 1, D पर E is less than 1, less elastic, and F पे 0. कॉपी करें इसको. यानी लर्न करना आसान है, सबसे बड़ी वैल्यू से गिरते गिरते सबसे छोटी वैल्यू. सो इट्स इन बड़े से छोटा वाला सीक्वेंस, डिसेंडिंग ऑर्डर. इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1, मिड पॉइंट पे 1, देन लेस देन 1 एंड देन फाइनली 0. यू माइट बी इंटरेस्टिंग इन नोइंग की वैल्यू कहां से आई, तो डिस्कस कर लेते हैं. इलास्टिसिटी एट ए, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. ए से लोअर सेगमेंट है AF और अपर सेगमेंट है, क्योंकि A के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं तो 0. मैथमेटिक्स कहती है कि 4/0, 5/0, x/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट. देन इलास्टिसिटी एट B वुड बी लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये हो जाएगा BF, है ना. से B इसको मान ले, या इसको मान ले, या इसको मान ले, तो BF लोअर सेगमेंट अपॉन BA. अब ऑब्वियसली BF की लेंथ ज़्यादा है और BA की लेंथ कम है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. से 8/2 और 7/3 और 6/4 विल ऑलवेज गिव अ वैल्यू मोर देन 1. यानी मिड पॉइंट के ऊपर हमेशा E की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. इलास्टिसिटी एट C, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, CF अपॉन CA. नाउ C बीइंग द मिड पॉइंट, अगर ये AF 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो 5/5, अगर AF आपकी 12 सेंटीमीटर की लाइन है तो 6/6. सो इट विल ऑलवेज गिव 1. मिड पॉइंट पे, आई रिपीट, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी द मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व? द आंसर इज 1, यूनिटी. इलास्टिसिटी एट D वुड बी DF अपॉन DA. नाउ लेट दिस बी D. तो इस बार DF जो है न्यूमरेटर वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू वुड बी less than 1, say 2/8 or 3/7 or 4/6. And finally elasticity at F, 0/FA, क्योंकि F के नीचे लोअर सेगमेंट 0 है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0. Let us sum up. These are in all 5 questions. अगर आपको ये लर्न है तो 10 सेकेंड्स में आंसर दे सकते हैं. What is the value of elasticity at a point on x-axis of demand curve? 0. What is the value of elasticity at the midpoint of demand curve? 1. What is the value of elasticity at a point of y-axis on demand curve? Infinity. What is the value of elasticity at any point above the midpoint greater than 1?
And what is the value of elasticity at any point below the midpoint? It's less than 1. थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन भी देखते हैं. M and N. So you have to tell which is correct. Elasticity M is greater than elasticity at N, elasticity M is equal to elasticity M is less than, or none of these. Can you tell? Apply your brain. And what if these points were here? M dash and N dash. तो क्या आंसर होता? In both the cases, your answer is elasticity of M is greater than elasticity. क्योंकि बेटा जितना हम y एक्सेस के नज़दीक होते हैं इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है. जैसे समझें कि ये कोई कर्व है, अगर मिड पॉइंट पे 1 है बेटा, तो यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ कहीं 10 होगा, और यहाँ इन्फिनिटी होगा, यानी वैल्यूज़ बढ़ेगी. सेम वे यहाँ 0.9 होगा, 0.7 होगा, 0.4 होगा. तो ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे. एडवांस लेवल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन RAS IAS एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मे भी हमसे पूछ ले. Again some advanced knowledge. What if we do not have a straight line demand curve? तो उस केस में if the demand curve is like this and you want to find elasticity at a point M, in this case we have to draw a tangent passing through the point M. So let this be मेरे पास स्केल नहीं है, we try to draw a tangent. Okay, let it be A B. So we draw a tangent, जो point M पर tangent है, AB is a straight line. So this time elasticity at M would be the lower segment MB upon the upper segment MA. ओके, दो CA फाउंडेशन के लेवल की बात करें तो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पर ही क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर हम बीकॉम लेवल या आगे की बात करें तो बेटा अगर कर्व शेप डिमांड कर्व है तो भी हम बाय ड्राइंग अ टेंजेंट और फिर टेंजेंट का अपर और लोअर सेगमेंट लेके हम सेम फॉर्मूला लगा के इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं. डोंट बी अफ्रेड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और इस मेथड पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है बेटा, सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा जैसे अभी मैंने डिस्कस किए थे. नाउ एक टॉपिक है जो थोड़ा मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेकिन जब आप मैथमेटिक्स में एक टॉपिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे जो सीए फाउंडेशन का पार्ट है, और आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर 11th-12th में मैथ्स पढ़ के आए हैं तो डिफरेंशिएशन आपको आता है. नॉन कॉमर्स नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स घबराएं नहीं, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो आप इसको बहुत डिटेल में समझ पाओगे, बहुत ईजी है. मोस्ट एलिमेंट्री एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है इसमें. तो वी आर टेकिंग अनदर अप्रोच ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ओनली, वेयर द फॉर्मूला इज माइनस dq upon dp into, this is the formula. It's very similar to this formula, delta q upon delta p
इंटू पी अपॉन क्यू। पी क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, डेल्टा की जगह भी है डी क्यू अपॉन डी पी। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ा होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये वैसा ही है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी। माइनस साइन नहीं बोलना है। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। आपको गिवन होगा क्यू डी इज इक्वल टू 500 माइनस 20p, फाइंड elasticity when p is 10. This is the question. आपको एक डिमांड फंक्शन गिवन है इन द फॉर्मेट a माइनस b इंटू पी एंड देन फाइंड द इलास्टिसिटी एट p इक्वल टू 10। तो सबसे पहले p की वैल्यू 10 यहां रख दें, तो विल गेट 500 माइनस 20 इंटू पी की जगह 10, तो ये हो गया 200। 500 माइनस 200 दिस इज 300। नाउ विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो E इज इक्वल टू माइनस डी क्यू, क्यू की जगह हम क्यू का फंक्शन रख देंगे 500 माइनस 20p अपॉन डी क्यू इंटू, हमने ये वाला पार्ट रख दिया है बस क्यू की जगह क्यू का फंक्शन, ये सॉरी ये dp जो है वो ऐसे कैसे है, इंटू पी अपॉन क्यू, पी और क्यू की वैल्यू गिवन है, तो इंटू पी की जगह इंटू 10 और Q की जगह 300। Now we have to do this operation. Now this is very new, absolutely new for non-max students. तो फिलहाल आप ऐसा समझें कि आप रट रहे हैं क्योंकि मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ 500, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, चाहे 500 हो, 100 हो, 4 हो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये चीज बन जाएगी 0, सो 500 गॉन। Now differentiation of minus 20p, differentiation of minus 20p would be minus 20। अब अगेन जो पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है कि 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, 6x का डिफरेंशिएशन 6 होता है, माइनस 6x का डिफरेंशिएशन माइनस 6 होता है। नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स मेमोराइज कर लें और डिफरेंशिएशन जब पढ़ोगे तो आपको इसका कंसेप्ट समझा दिया जाएगा। तो अगर हम देखें तो कांस्टेंट तो हो गया 0 और माइनस 20p का सिर्फ बचेगा ये माइनस ये वाला साइन एंड इस चीज का डिफरेंशिएशन माइनस 20, बस इतनी सी चीज इतनी छोटी होगी, इंटू 10 अपॉन 300, सो 2 अपॉन 3 लेस इलास्टिक। जिनको थोड़ा कम समझ में आया है एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको पता लगेगा। Okay, so I've changed the set of values. The demand function is 800 minus 30p and we have to find elasticity when the price is 20. सबसे पहले 20 को इसमें रख देते हैं, तो 800 minus 30 into 20, 600. 800 minus 600 gives us 200. Now let's apply the formula. Differentiation of q, तो q की जगह q का फंक्शन 800 minus 30p into p upon q, p is 20 and q is 200। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो कांस्टेंट होगा पिछले क्वेश्चन में 500 था, अभी है 800, तो ये तो 0 हो जाएगा बेटा, फॉरगेट इट। अब माइनस 30p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 30, तो दिस विल बी ये माइनस ये वाला माइनस एंड इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन ये तो हो गया 0 और इस चीज का हो गया माइनस 30, ये p भी उड़ गया, इंटू 20 अपॉन 200। योर आंसर इज 3, मोर इलास्टिक। तो पिछले केस में लेस इलास्टिक था, इसमें मोर इलास्टिक है।
तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। ओके, अब एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि पॉइंट इलास्टिसिटी कहाँ यूज करेंगे हम। तो पॉइंट इलास्टिसिटी फ्रेंड्स यूज होगा जब बहुत स्लाइड चेंज होता है, बहुत छोटा चेंज होता है। अब आप कहेंगे बहुत छोटा चेंज क्या है, तो इसको मैथमेटिक्स में तो कहते हैं चेंज टेंडिंग टू जीरो, यानी ऑलमोस्ट जीरो। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। से अ कार इज वर्थ 5 लाख, ठीक है ना। मैं आप ये कॉपी करें, फिर मैं नंबर्स लेके समझाता हूं। Say the price of a car is 5 lakh. Demand होगी कोई, but we are not writing the value. And the price changes to 5 lakh 100. Now my friends, price change हुआ है, डेल्टा P है, डेल्टा P 100 है। 100 क्या बहुत छोटा है या बहुत बड़ा? एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो प्राइस 500 से 600 हो गया। यहां भी तो डेल्टा P 100 है और यहां पे भी तो डेल्टा P 100 है, लेकिन एक डिफरेंस है बेटा। 500 की चीज 600 की होती तो 500 पे 100 रुपए का चेंज बड़ा चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज है। तो यहां पे हम पॉइंट इलास्टिसिटी या डिफरेंशिएशन मेथड यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहां देखें, 5 लाख की कार का कीमत अगर 100 रुपए बढ़ता है, और 100 ही क्यों, अगर मैं कह दूं 5,01,000, तो भी बेटा ये स्मॉल चेंज है। और स्मॉल ही नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज टेंडिंग टू जीरो। तो जब स्मॉल चेंजेस होंगे, देन वी मस्ट रिमेंबर वी ऑलवेज यूज पॉइंट इलास्टिसिटी। जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है और जिन्होंने उसका कंसेप्ट समझा है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, तो आप लिमिट लगाते थे, लिमिट में आप लिखते थे टेंडिंग टू जीरो। तो आई अगेन रिपीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन है भी, तो जिनको कंसेप्ट नहीं आता वो उसको क्रैम करते हैं, बट आप समझ लें। फॉर वेरी स्मॉल चेंजेस इन प्राइस, वेरी स्मॉल चेंजेस, सच चेंजेस विच टेंड्स टू जीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। ओके, मैथमेटिकली जीरो नहीं बेटा, बहुत छोटे चेंज है ना। जैसे कोई 1 करोड़ की चीज है, उसका दाम 2000 चेंज हो गया, तो इट इज अ नेग्लिजिबल चेंज। इन सच सिचुएशंस वी ऑलवेज यूज पॉइंट इलास्टिसिटी। तो ये था हमारा फोर्थ मेथड, जिसको हमने स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व से भी पढ़ लिया। नॉन स्ट्रेट लाइन होगा तो हमने पढ़ा टेंजेंट बनाना होगा। फॉर्मूला बहुत आसान था, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। कुछ बच्चे उल्टा लिख देते हैं, कॉमन मिस्टेक, वो अपर को ऊपर लिख देते हैं। नहीं बेटा, उल्टा है यहाँ, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। वो पांचों वैल्यूज भी हम रिकॉल कर लेते हैं। वाई एक्सेस पे इंफिनिटी, एनी पॉइंट अबाउ द मिड पॉइंट ग्रेटर देन 1, एट द मिड पॉइंट 1, एट एनी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट लेस देन 1, एंड एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, एनी पॉइंट नहीं, एट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस 0। एंड फिर हमने इस फॉर्मूले से 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक और ले लेते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन से थोड़ा हमें डर लगने लग गया है। So Q is equal to 1000 minus 40p. Find elasticity when P is 5. So let's solve it. सबसे पहले Q तो निकालना ही पड़ेगा। 1000 minus 40 into P की जगह रख दें 5. This is 200. 1000 minus 200, it's 800. Now apply the formula, माइनस नहीं भूलना है, d q की जगह आपको q का फंक्शन रखना होता है यहाँ। 1000 माइनस 40p अपॉन dp into p, p is given as 5 only and q is 800. I hope you know the answer. 1000 आपका गायब होके 0 हो जाएगा, माइनस 40p का डिफरेंशिएशन सिर्फ माइनस 40 हो जाएगा, ये माइनस ये वाला। Differentiation of this is just minus 40
into 5 upon 800. .25, it is less elastic. So these are the 4 methods. Let us take a brief recap. पहला मेथड था परसेंटेज मेथड, दूसरा मेथड था आर्क इलास्टिसिटी. इन दोनों में एक फॉर्मूला है, ग्राफिकली नहीं पढ़ सकते. अगर क्वेश्चन साइलेंट है सीए फाउंडेशन लेवल पे तो हम हमेशा अप्लाई करेंगे आर्क इलास्टिसिटी, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, उनका जो वर्कबुक है, उसको प्रेफर करता है बेटा. ठीक है. और अगर बाई चांस आर्क इलास्टिसिटी पे एक भी आंसर नहीं आता है ना, ऐसे 100 में से एक क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपने आर्क से किया और ए बी सी डी चारों आंसर्स आर्क से नहीं आ रहे हैं, उस केस में आप परसेंटेज से कर सकते हैं. बट पहले तो आर्क से ही करना है. फिर हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, जो डायरेक्शन पे बेस्ड था कि प्राइस और एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो मोर इलास्टिक, प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो लेस इलास्टिक, और प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट रहता है तो यूनिट इलास्टिक. और आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट इलास्टिसिटी पढ़ा. एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे भी पढ़ लिया, कर्व हो तो टेंजेंट बनाओ, और फिर हमने इस फॉर्मूले से भी 3 न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ले लिया. आई थिंक दैट वुड बी क्वाइट इनफ. So we have finished the 4 methods. Now we take one more heading. What is that heading? Degrees of प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको मेथड्स भी पढ़ा है चारों, अभी हमने इन मेथड्स को प्राइस इलास्टिसिटी में ही पढ़ा है. वंस आई फिनिश द हेडिंग प्राइस इलास्टिसिटी कंप्लीटली. प्राइस इलास्टिसिटी में आपके 3 हेडिंग्स हैं, मेथड्स, डिग्रीज के डायग्राम और फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इन तीनों के बाद वी विल कम टू इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. तो आज हम आगे बढ़ते हैं. Degrees of price elasticity of demand, which is nothing but the study of graphical presentation. 5 डिमांड कर्व्स जो अलग अलग डिग्रीज को डिपिक्ट करते हैं. Perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand, E is 0. So this is the shape of the perfectly inelastic demand curve. Now I'll ask why. तो बड़ा सिंपल सा है. Let us take any 2 points A and B. What do we see? The price rises say by 20%. आप इसको 20 की जगह 10, 30 कुछ भी ले सकते हैं. जब हम A से B गए बेटा, रिकॉल करें, Q और Q1 तो सेम है. यानी अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आप क्या देख रहे हैं बेटा कि चेंज इन प्राइस तो 20% है. अगेन आई रिपीट, 20 की जगह 10 या 30 भी ले सकते हैं. बट व्हाट इज द चेंज इन डिमांड? नाउ सिंस दिस इज अ वर्टिकल कर्व, दिस इज अ वर्टिकल डिमांड कर्व, 0 upon 20 is 0. 0 इलास्टिसिटी को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. एग्जाम में लैंग्वेज टू ग्राफ या ग्राफ टू लैंग्वेज क्वेश्चन आ सकता है. दे कैन आस्क यू व्हाट इज द नेचर ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व. तो आपका आंसर होगा द डिमांड कर्व इज वर्टिकल और पैरेलल टू वाई एक्सिस. क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है. दे कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑन अ वर्टिकल डिमांड कर्व. तो आप कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक इज 0. नाउ व्हाट इफ द डिमांड कर्व वी हैव टू स्टडी ऑफ लेस इलास्टिक. लेस इलास्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड inelastic, not perfectly inelastic, just inelastic. तो इस केस में कैसा कर्व होगा?
इट वुड बी स्टीपर। फ्लैटर नहीं होगा, स्टीपर होगा। सो समझते हैं, लेट दिस बी द प्राइस एंड लेट दिस बी द क्वांटिटी, लेट दिस बी P1। आप देखेंगे प्राइस अच्छा खासा गिरा है, लेट दिस बी 40%, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, डिमांड बढ़ा है लेकिन बहुत ही कम, लेट दिस बी 10%। तो इस बार जब हम A से B गए हैं, प्राइस में चेंज काफ़ी ज़्यादा है, विजिबल है। डिमांड में चेंज है, ज़ीरो चेंज नहीं है, चेंज है, लेकिन चेंज 40 के मुकाबले से ओनली 10 है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये आ जाएगा 10/40, which is obviously less than 1. So this demand curve, where the demand curve is like this, steeper, this is flatter, this is steeper, तो हमारा डिमांड कर्व स्टीपर होगा। अब हम बाकी तीनों डिग्रीज भी साथ ही ले लेते हैं। यूनिट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक भी कहते हैं इसको, मोर इलास्टिक, जिसको सिर्फ इलास्टिक भी कह सकते हैं, एंड फाइनली परफेक्टली इलास्टिक। ये ना स्टीपर होगा ना फ्लैटर होगा, ये रफली 45 डिग्री एंगल पे होगा। ये आपका फ्लैटर होगा, इट वुड बी लाइक दिस। एंड ये आपका सबसे स्पेशल केस, ये होगा हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व या डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज D फॉर डिमांड कर्व, D फॉर डिमांड कर्व, D फॉर डिमांड कर्व। इधर देखिए बेटा, if we take a point here and here and then again, तो P से हम A से B गए, से this is suppose 20%, तो आपकी नेकेड आइज से भी आपको जितना ही एरिया दिख रहा है उतना ही एरिया बेटा अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे तो 20/20 1 आ जाएगा। तो दिस डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स यूनिट इलास्टिक डिमांड। नाउ लेट अस टेक दिस वन। Price has fallen say by only 10%, but demand has risen by 30 या 40, से 30 लिख देते हैं। तो इस बार आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर आता है 30/10 3। तो 3 is obviously what? 3 is obviously more than 1. So ध्यान से देखें, this curve is flatter, ये फ्लैटर होता है बेटा और ये स्टीपर होता है। तो ये फर्क है कि अगर ये तो है आपका इन्फिनिटी जो देखेंगे अभी हम। अब हम लेते हैं लास्ट केस। यहां अगर हम जाते हैं फ्रॉम पॉइंट A to B, तो P और P1 सेम है बेटा, नो चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी चेंजेस बाय 20%। तो दिस इज 20% अपॉन चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस तो हुआ ही नहीं ना बेटा, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट लाइन है। एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो आप मेरे हाथ से समझने की कोशिश करें बेटा कि इफ दिस इज माय हैंड एंड दिस इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व वर्टिकल पैरेलल टू y axis, then elasticity is 0. Okay, then if the demand curve has a slope but the slope is such that the curve is steeper, then the demand is less elastic or inelastic. Now the slope becomes 45 degree kind, it's 1. Now the slope becomes like this, it is flatter. And now finally it becomes like this, parallel to x axis, या horizontal, then E is infinity. ठीक है, हम इन सब को एक ही ग्राफ में सम अप करते हैं। आप एक बार कॉपी कर लें।
मैंने पहले ये 3 डिग्रीज बनाई है बेटा, ये वाला जो है आपका इन्फिनिटी, ये वाला आपका 1 और ये वाला आपका इलास्टिसिटी शो करता है 0। अब 2 और बना देते हैं बेटा इन दोनों के बीच में कहीं से भी, से एग्जैक्टली बीच में बनाए तो ये रहा। तो इफ दिस इज द शेप देन ही इज मोर देन 1 एंड इफ दिस इज द शेप देन ई इज लेस देन 1। तो दीज आर द डिग्रीज, इन्फिनिटी ऐसे, फिर थोड़ा सा झुकेगा मोर इलास्टिक, थोड़ा और 45 डिग्री पे 1, थोड़ा और लेस देन 1 एंड फाइनली like this 0. These are the 5 degrees summed up at single diagram. Some extra knowledge, अगर हम ये बनाते हैं ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, तो बेटा ये सब भी मोर देन 1 है, ये भी, क्यों, ई इक्वल 1 के ऊपर ये भी मोर देन 1 है, ये भी मोर देन 1 है, ये भी मोर देन 1 है, और ये वाले तो हो गए। इधर वाले जो बनेंगे ये सब लेस देन 1 होंगे, से ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब लेस देन 1 है। लेकिन हाँ 1 एक स्पेशल एक ही केस है, इन्फिनिटी एक ही केस है और 0 एक ही केस है। ये बेटा ऑब्वियस है, मोर देन 1 में 1.2 भी आता है, इलास्टिसिटी 1.5 भी आती है, 2 भी आती है, 3 भी आती है, 5 भी आता है, 10 भी आता है, तो देयर लॉट्स ऑफ वैल्यूज, तो सबके लिए अलग ग्राफ होगा। लेस देन 1 भी 0.9 है, 0.85 है, 0.8 है, 0.75 है, 0.72 है, 0.5 है, 0.2 है, 0.1 है, तो लेस देन 1 भी एक रेंज है, जबकि इन्फिनिटी 0 और 1 स्पेसिफिक सिंगल केस है। फाइनली एक हॉट्स जैसा क्वेश्चन, ये क्लास 11th में तो पूछा ही जाता है, सी फाउंडेशन में भी पूछ सकते हैं। द लैंग्वेज इज 2 कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ऑब्वियसली दे आर नॉन पैरेलल। 2 कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, विच ऑफ देम इज मोर इलास्टिक, है ना। से दिस इज 1 कर्व, दिस इज अनदर कर्व, दिस इज कर्व ए, दिस इज कर्व बी, दे विल आस्क विच इज मोर इलास्टिक। तो अभी हमने पढ़ा था ना बेटा, ये इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे नीचे जाते हैं इलास्टिसिटी कम होती है, तो ऑब्वियसली बी इज मोर इलास्टिक देन ए। हम लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं द फ्लैटर वन इज मोर इलास्टिक एंड द स्टीपर वन इज लेस इलास्टिक। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखे तो हमने इलास्टिसिटी का मीनिंग ले लिया, टाइप्स पढ़ी, हाँ टच अभी एक ही की है और उसका भी एक लेक्चर बाकी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने मीनिंग ले लिया, डेफिनेशन ले ली, टाइप्स जो हमारे कोर्स में है, प्राइस, इनकम और क्रॉस, मेथड्स हमने 4 पढ़ लिए और आज तो हमने डिग्रीज के डायग्राम भी लिए। नेक्स्ट क्लास वुड बी डिवाइडेड टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो काफी इंटरेस्टिंग होगी, और उसके बाद वाली क्लास ऑब्वियसली टू इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। So it was fun teaching you guys. Have a good day.